हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण एवं चल कुंडली धारा मापी का न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धारा लूप या कुंडली को रख दे तो उस पर बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा उसकी गणना हम करेंगे। के लिए मान लेते हैं कि कोई आयताकार लूप है PQRS जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में लटकाया गया है। लूप की लंबाई PQ बराबर RS बराबर स्मॉल l, चौड़ाई QR बराबर SP इक्वल टू B। माना लूप में स्मॉल I धारा प्रवाहित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, जो धारा लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगाता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 से ज्ञात कर लेते हैं। धारा लूप की ऊर्ध्व भुजाएं PQ व RS, जिनकी प्रत्येक की लंबाई स्मॉल l है, वह सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रहता है। अतः इन पर लगने वाला बल F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू IBL, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई धारावाही लूप है PQRS जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में लटकाया गया है। इसकी भुजा PQ बराबर RS बराबर स्मॉल l तथा भुजा QR बराबर PS इक्वल टू स्मॉल b। भुजा PQ पर कार्य करने वाला बल F1, RS पर कार्य करने वाला बल F2, QR पर कार्य करने वाला बल F3 तथा PS पर कार्य करने वाला बल F4 है। F3 तथा F4 लंबवत बाहर की ओर एवं विपरीत दिशाओं में होते हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। F1 व F2 के कारण बल युग्म बनेगा। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम ज्ञात कर लेते हैं, जैसा दूसरे चित्र में दिखाया गया है। धारावाही लूप की भुजा PQ पर कार्य करने वाला बल F1 कागज तल के लंबवत बाहर की ओर तथा भुजा RS पर कार्य करने वाला बल F2 कागज तल के लंबवत कागज की ओर होता है। अतः F1 व F2 परस्पर आपस में बराबर, समांतर एवं विपरीत दिशाओं में हैं। चूंकि इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं, जिसे हम विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। बल युग्म के कारण लूप दक्षिणावर्त घूमने लगता है। माना किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाता है, तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर इन दोनों बलों F1 या F2 में से कोई एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। F1 व F2 का मान हम निकाल चुके हैं, वो हमारा ILB के बराबर होता है, तो हम रख देंगे टाउ बराबर ILB इंटू B साइन थीटा। लंबवत दूरी को हम निकाल लिए हैं, जो B साइन थीटा के बराबर आया है। अब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, यानी L इंटू B, जो क्षेत्रफल A के बराबर आ जाता है। अतः टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी समान या नियत चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रखा जाए तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस बल आघूर्ण का मान कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, अर्थात कुंडली में जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी, कुंडली पर उतना ही अधिक बल आघूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी के प्रकार। धारा मापी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला चल कुंडली धारा मापी
दूसरा चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी आपके सिलेबस में नहीं है, अतः आप इसे छोड़ देंगे। हमें पढ़ना है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी। नेक्स्ट हेडिंग है गैल्वेनोमीटर या धारामापी का उपयोग। गैल्वेनोमीटर या धारामापी का उपयोग परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग अमीटर तथा वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। अमीटर या वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी का रूपांतरण किया जाता है। निलंबित कुंडली धारामापी त्रिज्य क्षेत्र अर्थात सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड रेडियल फील्ड। निलंबित कुंडली धारामापी होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। यह वैद्युत धारा के संसूचन या डिटेक्शन अर्थात पता लगाने तथा मापन अर्थात मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक उपकरण होता है। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरचना या बनावट। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें कोई आयताकार कुंडली है जो तांबे के पतले पृथक्कृत तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है, जिसे फास्फर ब्रांज के पतले तार से लटकाया जाता है तथा इसमें दो ध्रुव खंड N तथा S हैं तथा इसमें मरोड़ कुंजी लगी होती है। कुंडली निचला सिरा फास्फर ब्रांच की बेललित अर्थात स्प्रिंग नुमा तार से जुड़ी होती है। इसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं T1 तथा T2। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई निलंबित कुंडली धारामापी है जिसे अचुंबकीय धातु अर्थात एल्युमिनियम पर विद्युत रोधी अर्थात पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच के तार की सहायता से दो प्रबल चुंबकों N तथा S ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है। कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की क्रोड सी लगी होती है। कुंडली का एक सिरा मरोड़ कुंजी से होता हुआ संयोजक पेच T1 से जुड़ा होता है। यह मरोड़ कुंजी कुंडली को आवश्यकता पड़ने पर घूमने के लिए स्वतंत्र रखता है। मरोड़ कुंजी तथा कुंडली के बीच फास्फर ब्रांच तार पर एक समतल दर्पण लगा होता है जो तार के साथ आसानी से घूम सकता है। यह दर्पण लैंप व स्केल व्यवस्था द्वारा विक्षेप का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुंडली का निचला सिरा एक प्रत्यास्थ फास्फर ब्रांच के तार से बनी स्प्रिंग से जुड़ा होता है तथा यह टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है। यह संपूर्ण प्रबंध एक धात्विक बक्से के अंदर बंद रखा जाता है तथा जिस धारा का मापन करना होता है उसे टर्मिनल T1 से प्रवेश किया जाता है, तो निलंबन तार कुंडली व स्प्रिंग से होते हुए दूसरे टर्मिनल T2 के साथ निकल जाता है। स्थायी चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य में रहे, अर्थात कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर हो। नेक्स्ट हेडिंग है निलंबन कुंडली धारामापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाता है। यह बल आघूर्ण कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। माना कुंडली में स्मॉल n फेरे हैं तथा इसका क्षेत्रफल कैपिटल A तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B एवं थीटा कोण घूम जाता है, तो इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण
टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। यदि चुंबकीय त्रिज्य क्षेत्र थीटा इक्वल टू 90 हो तो टाउ इक्वल टू NIAB, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, अतः साइन थीटा हट जाएगा तो हमारा बचेगा टाउ इक्वल टू NIAB। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगता है, जिसके कारण फास्फर ब्रांच के तार में ऐंठन आ जाता है। यदि फास्फर ब्रांच के तार का ऐंठन फाई हो तो ऐंठन बल युग्म टाउ आर इक्वल टू C फाई, जहाँ C मरोड़ दृढ़ता होता है तथा फाई निलंबन पत्ती में ऐंठन होता है। जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। अतः संतुलन की स्थिति में ऐंठन बल युग्म बराबर बल आघूर्ण अर्थात C फाई इक्वल टू NIAB, अर्थात I इक्वल टू C फाई अपॉन NAB, जहाँ C अपॉन NAB को परिवर्तन धारा का परिवर्तन गुणांक कैपिटल K कहते हैं। अतः I इक्वल टू K फाई। नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न होने वाले विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता को SI से प्रदर्शित करते हैं। SI बराबर फाई अपॉन I। समीकरण 1 से फाई अपॉन I का मान हम निकाल लेते हैं तो हमारा मिल जाता है फाई अपॉन I बराबर NAB अपॉन C। नेक्स्ट हेडिंग है वोल्टेज सुग्राहिता। यदि कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज कैपिटल V हो तो फाई अपॉन V को हम वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से V इक्वल टू IR। वोल्टेज सुग्राहिता को हम SV से प्रदर्शित करते हैं। अतः SV इक्वल टू फाई अपॉन कैपिटल V। अब V बराबर IR रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है फाई अपॉन IR। अब फाई अपॉन I का मान हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं जो NAB अपॉन C है। अतः SV इक्वल टू NAB अपॉन C कैपिटल R, जो कि हमारा सूत्र होता है। नेक्स्ट हेडिंग है त्रिज्य क्षेत्र अर्थात रेडियल फील्ड। कुंडली के क्षेत्रफल A तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात कैपिटल A तथा कैपिटल B के बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 90 हो तो इस स्थिति को त्रिज्य क्षेत्र कहते हैं तथा इस स्थिति में धारामापी की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हेडिंग है किलकित कुंडली या वेस्टर्न धारामापी। यह भी एक चल कुंडली धारामापी ही होता है। यह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा कुछ कम सुग्राही होता है, किंतु इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधाजनक होता है, क्योंकि निलंबित कुंडली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इसमें जो निलंबन पत्ती होती है बहुत बारीक होने के कारण यह टूट जाती है, जिसके कारण इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए वेस्टर्न धारामापी का निर्माण किया गया। रचना। इसमें तांबे के महीन पृथक्कृत तार की एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई कुंडली एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N तथा S के बीच दो चूलों पर झूलती है। कुंडली के सिरों पर चूलों के पास दो स्प्रिंग लगे होते हैं जो कुंडली के घूमने पर ऐंठन बल युग्म उत्पन्न करते हैं तथा कुंडली को दो संबंधक पेचों T1 व T2 से जोड़ते हैं। कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए इसमें एक एल्युमिनियम का लंबा संकेतक लगा होता है जो एक वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। पैमाने पर बराबर दूरियों पर चिन्ह लगे होते हैं तथा शून्यांक बीच में होता है। शून्य के दाईं तरफ का मान धनात्मक पढ़ते हैं
जबकि शून्य के नीचे का मान ऋणात्मक में लिया जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए इसमें ध्रुवखंड अवतल आकार के कटे होते हैं तथा कुंडली के अंदर एक नर्म लोहे की क्रोड लगी होती है। इस धारामापी की सहायता से लगभग 10⁻⁻6 एम्पीयर तक धारा मापी जा सकती है। इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि चल कुंडली धारामापी के ही समान होता है। अब निलंबित कुंडली धारामापी तथा किलकित कुंडली धारामापी में क्या अंतर होता है उसे जान लीजिए। निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाया जाता है तथा इस कुंडली का विक्षेप लैंप तथा पैमाने की व्यवस्था द्वारा मापा जाता है। जबकि किलकित कुंडली धारामापी में कुंडली दो चूलों के बीच झूलती है तथा कुंडली का विक्षेप संकेतक से वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जाता है। निलंबित कुंडली धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती है, जबकि किलकित कुंडली धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधाजनक होता है। निलंबित कुंडली धारामापी की सुग्राहिता अधिक होती है, जबकि किलकित कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कम होती है। तो ये उनके बीच अंतर है। अब इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। इसमें बीच में जो आपका आयताकार कुंडली है वह एल्युमिनियम की होती है, जिस पर तांबे के कई पृथक्कृत तार लपटे होते हैं तथा इसके बीच में नर्म लोहे की क्रोड लगी होती है। यह कुंडली दो चूल ऊपर और नीचे दो चूल पर झूलती है तथा इन चूलों के सिरों के पास दो स्प्रिंग लगे होते हैं तथा इस कुंडली के साथ एक एल्युमिनियम का लंबा संकेतक लगा होता है जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है तथा यह कुंडली दो अवतल आकार के ध्रुवखंड N तथा S के बीच स्थित होता है। जिस धारा का हमें मापन करना होता है उसे टर्मिनल या उसे संबंधक पेश T1 से प्रवाहित करते हैं, जो स्प्रिंग से होते हुए आयताकार कुंडली में प्रवेश करता है तथा टर्मिनल T2 से बाहर निकल जाता है। धारा की क्षमता के अनुसार इस कुंडली में ऐंठन उत्पन्न होता है, अर्थात यह कुंडली घूमती है तथा कुंडली के घूमने के अनुसार संकेतक सुई इस वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है, जिससे टर्मिनल T1 से प्रवाहित होने वाली धारा की प्रबलता को आसानी से मापा जा सकता है। शेडिंग है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब अमीटर होता क्या है पहले उसके बारे में जान लीजिए। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अर्थात वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को सीधे एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से मिली एम्पीयर की कोटि तक की धारा नापा जा सकता है। अमीटर एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति होती है तथा इसकी सहायता से धारा का मापन करने के लिए इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि नापी जाने वाली संपूर्ण धारा इससे होकर जाए। अमीटर में उत्पन्न होने वाला विक्षेप धारा की प्रबलता की माप बतलाता है, क्योंकि अमीटर की अपनी कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होता है। अतः इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा परिपथ में बहने वाली धारा का मान घट जाता है। अतः अमीटर का प्रतिरोध जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है, जिससे परिपथ में डालने पर नापी जाने वाली धारा का मान न बदले। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है,
कोई परिपथ है जिसमें प्रयुक्त होने वाले सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा दो चालक तार जिनके प्रतिरोध R1 R2 जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अमीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन R1 प्लस R2। परिपथ में कैपिटल RA प्रतिरोध वाले अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इससे परिपथ का प्रतिरोध बढ़कर R1 प्लस R2 प्लस RA हो जाता है तथा परिपथ में बहने वाली धारा का मान घटकर I डैश हो जाता है। अतः I डैश बराबर कैपिटल E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। क्योंकि परिपथ में नापी जाने वाली धारा का मान I था तथा अमीटर जोड़ने के बाद यह विक्षेप I डैश हो जाता है, अतः इनका अंतर I माइनस I डैश के द्वारा त्रुटि प्राप्त होगा। अतः I माइनस I डैश बराबर E अपॉन R1 प्लस R2 माइनस E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है ERA अपॉन एक ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस RA। अतः इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए परिपथ का RA का मान 0 होना चाहिए। अतः एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। चूंकि 0 प्रतिरोध का अमीटर प्राप्त करना संभव नहीं है, अतः व्यवहार में एक अच्छे अमीटर का अपना प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित अन्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, अर्थात RA लेस देन R1 प्लस R2। तो I डैश का मान लगभग I के बराबर ही प्राप्त होता है, क्योंकि RA को हम तब नगण्य मान लेते हैं। किसी भी धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में उचित मान का अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इसे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण भी कहते हैं तथा समांतर क्रम में जोड़े गए इस प्रतिरोध को शंट कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किसी अमीटर के प्रतिरोध को कम करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, जिससे इस अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है शंट का प्रयोग करने का कारण। चूंकि धारा मापी में एक कुंडली प्रयोग की जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि धारा मापी में इसकी क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तथा अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस ऊष्मा के कारण धारा में उपयोग की गई कुंडली के जलने का खतरा होता है, अर्थात अचानक से धारा मापी में अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने पर इसमें प्रयोग होने वाले संकेतक सुई पर झटके से परिवर्तन के कारण टूटने का खतरा रहता है। अतः धारा मापी में कई प्रकार की क्षतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार की सभी समस्याओं से धारा मापी को सुरक्षित रखने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इस जोड़े गए अल्प प्रतिरोध को ही शंट कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई धारा मापी जिसका प्रतिरोध कैपिटल G तथा इसके समांतर क्रम में कैपिटल S प्रतिरोध का एक शंट जोड़ दिया गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कैपिटल I है तथा धारा मापी में IG धारा जाती है तथा शेष धारा I माइनस IG शंट से जाता है। माना परिपथ की धारा I है, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G तथा शंट का प्रतिरोध कैपिटल S है तथा IG धारा कुंडली G में एवं शेष धारा I माइनस IG शंट से होकर जाती है। क्योंकि G तथा S तथा धारा मापी एवं शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा।
अतः IG गुणे कैपिटल G बराबर I माइनस आई जी इंटू एस। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है IG इंटू कैपिटल G बराबर I इंटू कैपिटल S माइनस IG इंटू कैपिटल S। अब IG को हम एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाता है IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू कैपिटल S बराबर I इंटू एस। अब IG कॉमन ले लेते हैं तो हमारा मिल जाता है IG ब्रैकेट में कैपिटल G प्लस कैपिटल S बराबर I इंटू एस। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है IG बटे I बराबर कैपिटल S बटे S प्लस कैपिटल G। या समीकरण 1 से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा S बराबर मिल जाता है IG बटे I माइनस आई जी इंटू कैपिटल G। ये हमारा सूत्र है जिससे हम शंट का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माना किसी मापी की कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा पूरे पैमाने का विक्षेप हो जाता है तथा इसे 10 एम्पीयर के परास वाले अमीटर में बदलने के लिए ऐसा शंट चाहिए कि परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा होने पर कुंडली में केवल 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, शेष शंट से निकल जाए। तो हमें दिया है IG बराबर 1 एम्पीयर तथा I बराबर 10 एम्पीयर। तो S अपॉन G बराबर हमारा सूत्र होता है IG बटे I माइनस आई जी। तो हमारा हो जाएगा 1 बटे 10 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 1 बटा 9। शंट का प्रतिरोध धारा मापी की कुंडली के प्रतिरोध का 1 बटा 9 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है शंट से संबंधित कुछ तथ्य। धारा मापी में शंट का प्रयोग करने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग शंट से निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रयोग किया गया शंट अल्प प्रतिरोध का होता है। यह मार्ग धारा में कम प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। अतः आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर भी धारा मापी सुरक्षित रहता है क्योंकि अधिक से अधिक धारा शंट से गुजर जाता है तथा धारा मापी से उतनी ही धारा गुजरती है जितनी आवश्यकता होती है। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता क्या है पहले उसके बारे में जान लीजिए। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को सीधे वोल्ट में मापता है। मिली वोल्ट की कोटि के विभवांतर मापने वाले यंत्र को मिली वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर एक प्रकार का धारा मापी ही होता है। इसे परिपथ के उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनके बीच का विभवांतर मापना होता है, जिससे कुछ धारा वोल्टमीटर की कुंडली से भी होकर जाती है तथा इसके सिरों के बीच का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो उन बिंदुओं के बीच होता है। अतः वोल्टमीटर में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में बहने वाली धारा के और इस कारण इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अतः phi प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल V। माना R1 व R2 प्रतिरोध के दो चालक तार हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। बैटरी का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। परिपथ में बिंदु A व B के सिरों के बीच का विभवांतर मापना है। परिपथ में वोल्टमीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन R1 प्लस R2 जो कि बिंदु A व B के बीच का प्रतिरोध R2 है। अतः वोल्टमीटर जोड़ने से पहले इसके सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू I R2 बराबर I का मान हम ऊपर से रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है E R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। माना वोल्टमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल RV है जिसे R2 के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध घटकर
R2 डैश हो जाता है। अतः परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। अतः नई धारा I डैश बराबर E अपॉन R1 प्लस R2 डैश। अतः वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद A व B के बीच का विभवांतर V डैश बराबर I डैश R2 डैश। I डैश का मान हम रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है E R2 डैश बटे R1 प्लस R2 डैश। इसे समीकरण 2 मान लिया जाता है। क्योंकि वोल्ट मीटर जोड़ने से पहले A तथा B के बीच के सिरों के बीच का वास्तविक विभवांतर कैपिटल V है, जबकि वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद यह विभवांतर V डैश हो जाता है। अतः परिपथ में V माइनस V डैश की त्रुटि प्राप्त होगी, अर्थात V माइनस V डैश बराबर E R2 बटे R1 प्लस R2 माइनस E R2 डैश बटे R1 प्लस R2 डैश। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा मिल जाता है R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाता है ऊपर E R2 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश माइनस E R2 डैश ब्रैकेट में R1 प्लस R2 पूरे के बटे R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। अब E दोनों में कॉमन है, उसे हम बाहर ले लेते हैं तो हमारा मिल जाता है E ब्रैकेट में R2 R1 प्लस R2 R2 डैश माइनस R2 डैश R1 माइनस R2 R2 डैश। अब R2 R2 डैश एक प्लस है एक माइनस है, वो दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा बच जाता है E ब्रैकेट में R2 R1 माइनस R2 डैश R1 बटे R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। अब R1 कॉमन है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा मिल जाता है V माइनस V डैश बराबर E R1 ब्रैकेट में R2 माइनस R2 डैश पूरे के बटे एक ब्रैकेट में R1 प्लस R2 दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। यह जो त्रुटि है, इस त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए R2 माइनस R2 डैश का मान शून्य होना चाहिए, अर्थात R2 माइनस R2 डैश बराबर 0। अब R2 डैश को हम राइट साइड ले जाते हैं तो हमारा मिल जाता है 1/R2 बराबर 1/R2 डैश, क्योंकि R2 डैश जो है वह R2 व RV को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है उसके बराबर है। अतः 1/R2 डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/RV। अब R2 डैश का मान ऊपर से रख देते हैं तो हमारा हो जाता है 1/R2 बराबर 1/R2 प्लस 1/RV। 1/R2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिल जाता है 1/RV इक्वल टू 0। अब इसे उलट देते हैं तो हमारा मिल जाता है RV इक्वल टू 1/0 या अनंत। अर्थात एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है, किंतु अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः एक अच्छे वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध उस प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है जिसके सिरों के बीच यह जोड़ा जाता है, अर्थात RV ग्रेटर देन कैपिटल R2। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना कोई धारा मापी है जिसकी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G तथा इसके श्रेणी क्रम में कैपिटल R प्रतिरोध को जोड़ा गया है। इसे परिपथ के दो बिंदु A व B के बीच जोड़ने पर इसमें बहने वाली धारा IG है। अतः A व B के सिरों के बीच का विभवांतर, अब ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, तथा कैपिटल G प्रतिरोध व कैपिटल R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा
वो कैपिटल R प्लस कैपिटल G के बराबर होगा। अतः V इक्वल टू IG ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस कैपिटल G। तो यहाँ से हम कैपिटल R का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा मिल जाता है कैपिटल R बराबर V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। स्टार्टिंग बताऊंगा चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबकीय द्विध्रुव कहते किसे हैं वो जान लीजिए। जब दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव एक दूसरे के बहुत समीप हो तो ऐसी व्यवस्था को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका, चुंबकीय सुई, धारावाही लूप आदि। अब धारावाही परिनालिका, धारावाही लूप के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। दंड चुंबक क्या होता है वो देख लीजिए। यह एक घनाकार टुकड़ा होता है जिसके ऊपर N तथा S लिखा होता है। N का मतलब उत्तरी ध्रुव, तथा S का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। ये आपका दंड चुंबक है। अब इसमें चुंबकीय सुई क्या होता है वो भी देख लीजिए। यह एक बंद गोल डब्बे में कुछ इस तरीके का होता है, बहुत छोटा होता है, जिसमें आपका इस तरीके से एरो बना होता है और बीच में एक पिन जिस पे ये टिका होता है, ये सुई। इसका जो हेड होता है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और जो ये पीछे वाला होता है टेल वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो ये आपका है चुंबकीय द्विध्रुव। नेक्स्ट हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। जब किसी दंड चुंबक को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में अगर रख देते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है जिसमें कोई दंड चुंबक थीटा कोण पर रखा हुआ है, यानी क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो इस पर हमारा दो बल कार्य करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जो इसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि आपको बताया जा चुका है जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू IA/B साइन थीटा होता है। तो जब हम दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं तो उस पर लगने वाला बल युग्म का जो आघूर्ण होगा टाउ इक्वल टू IA/B साइन थीटा। ये हमारा इस दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। यदि दंड चुंबक में कैपिटल N धारा लूप हो तो टाउ इक्वल टू NIA/B साइन थीटा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है। अब ये जो दंड चुंबक है यह हमारा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। आपको वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम के नियम में बताया गया था जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में
थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, जहाँ P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा साइन थीटा, थीटा जो हमारा होता है कोण होता है। तो अब इन दोनों समीकरण 1 व समीकरण 2 की अगर हम तुलना कर दें तो दोनों LHS टाउ है जो कि बल आघूर्ण को प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें इसको हम इस पद को छोड़ देते हैं, अभी हम B लेते हैं। B हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे E जो है वैद्युत क्षेत्र है। दोनों थीटा कोण पे रखे हैं तो दोनों का साइन आपस में बराबर है। अतः ये जो हमारा P है ये NIA के इक्वल होगा। P को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे NIA जो हमारा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव को हम कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं जो NIA के बराबर होगा। अतः NIA का मान समीकरण 1 में रख दे तो हमारा मिल जाएगा टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। ये हमारा सूत्र है। जब किसी दंड चुंबक को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा होता है, जहां M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तथा थीटा जिस कोण पे हम उसे रखे हुए हैं। तो यदि थीटा इक्वल टू 90 अंश मान ले तो जो हमारा टाउ का मान मिलता है वो सबसे अधिकतम मिलता है, यानी टाउ मैक्स मिलता है। टाउ मैक्स इक्वल टू MB साइन 90। चूँकि साइन 90 का मान हम जानते हैं 1 होता है, अतः टाउ मैक्स इक्वल टू MB, ये भी हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चूंकि अभी आपको बताया गया है जब किसी दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो इक्वल टू MB साइन थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 90 अंश हो तो टाउ मैक्स इक्वल टू MB, अतः M इक्वल टू टाउ मैक्स बटे कैपिटल B। अब इस फॉर्मूले से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकालते हैं। अब इसको समझिए कैसे बनाया जाएगा। B इक्वल टू 1 ले लें, 1 टेस्ला, और थीटा इक्वल टू 90 अंश। तो इससे हम उसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं, यानी एकांक चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है यानी कैपिटल M का जो मात्रक होगा, मात्रक हमारा हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन मीटर होता है बटे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो मात्रक होता है टेस्ला।
तो इसका मात्रक जो होगा न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला, या एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारे दो मात्रक होते हैं तथा m की जो विमा होगी L के पावर 2a, ये हमारा विमा होगा। नेक्स्ट हेडिंग है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जब किसी द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। यह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जिसकी हमें गणना करना है। मान लिए कोई द्विध्रुव है जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में थीटा कोण पे रखा गया है, तो उस पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण है टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा होगा। यदि द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य dw इक्वल टू टाउ d थीटा। अब टाउ का मान ऊपर से हम यहाँ रख देते हैं तो dw इक्वल टू हो जाता है mb साइन थीटा इंटू d थीटा। अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कुल कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 mb साइन थीटा d थीटा। यानी जब हम द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण घुमाते हैं तो किया गया कुल कार्य जो है हम W मान लेते हैं। W जो हमारा होता है वो पूरा कार्य होता है, सूक्ष्म कार्य हमारा dW है। जब कई पार्ट में कार्य को किया जाएगा तो सबका योग W के बराबर होगा। तो जो राइट साइड में पद है उसका समाकलन कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा W इक्वल टू अब इसमें mb हमारा जो है नियतांक है जो कि बाहर निकल आता है तो हमारा हो जाएगा mb इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा d थीटा। अब साइन थीटा का जो समाकलन करते हैं तो आता है माइनस कॉस थीटा, तो हमारा हो जाता है mb माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। अब W इक्वल टू mb, अब पहले हम ऊपर वाला मान रखते हैं फिर माइनस लगाते हैं नीचे वाला मान रखते हैं तो हमारा मिल जाता है माइनस कॉस थीटा 2 एक ब्रैकेट में माइनस लगा देते हैं और माइनस पहले से इसके साथ तो कॉस थीटा 1। अब ये माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं तो हमारा हो जाता है W इक्वल टू mb
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब चूंकि द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य था वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जो आपको बताया गया है। अतः जो ये किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अतः U इक्वल टू डब्लू, डब्लू का मान हम निकाल चुके हैं। अतः एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू थीटा हो तो, यानी जो द्विध्रुव है वो क्षेत्र की दिशा से पहले लंबवत स्थित हो और उसे हम किसी एंगल पे ला के रख देते, यानी थीटा कोण। पहले ये जो हमारा है 90 अंश बना रहा था, अब इसे हम थीटा कोण पे ला रहे हैं, यानी जो प्रारंभिक स्थिति है 90 और थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा एम बी ब्रैकेट में कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 अंश होता है, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, जो कि हमारा सूत्र है। अब विशेष स्थितियां क्या क्या हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। यदि द्विध्रुव को 90 अंश घुमाया जाए तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 अंश, तो U इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू हमारा होता है 0, तो U का मान आपका 0 हो जाएगा। यानी जब हमें क्वेश्चन में कह दिया जाए कि किसी द्विध्रुव को 90 अंश घुमाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 0 अंश। दूसरा पॉइंट है द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाया जाए तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 अंश, थीटा इक्वल टू 0 अंश हो जाएगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 0। अब कॉस 0 की जो वैल्यू होती है हमारा हो जाएगा 1, तो हो जाएगा U इक्वल टू माइनस एम बी। और तीसरा केस लेते हैं, जब द्विध्रुव को 180 अंश घुमाया जाए तो हमारा थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा 180 अंश, और U इक्वल टू जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का जो मान होता है हमारा -1 होता है, और ये माइनस पहले से है, तो हमारा जो U का मान मिलेगा प्लस एम बी। ये 3 स्थितियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण जो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो 2 स्थितियों में होता है, पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति होता क्या है वो जान लीजिए। द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L मान लेते हैं, इसके मध्य बिंदु से हमारा स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहाँ तीव्रता निकालना है, तो N से P के बीच की दूरी हमारा स्मॉल r माइनस L होगा, जबकि S से इसकी दूरी L प्लस R होगी।
अब इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए बस आपको फॉर्मूला याद करना है। तो अच्छी स्थिति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है B इक्वल टू μ0/4π 2m/r³। ये हमारा सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, जिसका मात्रक टेस्ला होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है निरक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति मतलब जो हमारा ये दंड चुंबक है उसकी अक्ष पर न स्थित होकर इसके अक्ष के लंबवत हमारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लिए जो ये दंड चुंबक है उसकी लंबाई 2L है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारा जो सूत्र होता है B इक्वल टू μ0/4π m/r³। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें।